फिलीपींस में 7.6 मैग्नीट्यूड का पावरफुल अर्थक्वेक आया है। इसका एपिसेंटर था मिंडनाओ के डावो ओरिएंटल कोस्ट के पास, जिससे सुनामी अलर्ट और इवैक्यूएशन वार्निंग्स जारी करनी पड़ी। बाद में खतरा टल गया, लेकिन पैनिक और डैमेज की रिपोर्ट सामने आई। इन टुडेज डिस्कशन वील एक्सप्लोर मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी, यानी धरती के भीतर ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है, क्यों पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सबसे एक्टिव सिस्मिक जोन माना जाता है, और भारत के लिए इससे जुड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 की सीख। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो चलिए इस फिलीपींस की घटना को थोड़ा करीब से देखते हैं। फ्राइडे 10 अक्टूबर 2025 सुबह का वक्त था, करीब 9:43 फिलीपीन टाइम। मिंडनाओ के दावो ओरिएंटल कोस्ट के पास समुद्र के नीचे मतलब ऑफशोर एक काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक महसूस किया गया। और फिलीपींस की जो अपनी एजेंसी है फिवॉल्क्स, उन्होंने मैग्नीट्यूड बताई 7.6, जबकि यूएसजीएस और ईएमएससी जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज ने 7.4 रिपोर्ट किया। थोड़ा फर्क है, पर दोनों ही काफी हाई हैं। बिल्कुल, लेकिन जो बात सबसे क्रिटिकल थी वो थी इसकी डेप्थ, सिर्फ 10 किलोमीटर। बहुत शैलो था ये भूकंप। अच्छा, सिर्फ 10 किलोमीटर, ये तो बहुत कम है। यस, और यही कॉम्बिनेशन, हाई मैग्नीट्यूड, ऑफशोर लोकेशन और इम्पोर्टेंटली ये शैलो डेप्थ, ये तुरंत सुनामी के रिस्क को बढ़ा देता है। जब डिस्टर्बेंस सी फ्लोर के इतने करीब होता है तो समुद्र के तल में मतलब सी बेड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी ऊपर या नीचे की तरफ हलचल होने का पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है। और यही डिस्प्लेसमेंट पानी के एक बहुत बड़े वॉल्यूम को धक्का देता है, जिससे सुनामी वेव्स जनरेट हो सकती हैं। राइट। और इसी पोटेंशियल डेंजर को देखते हुए अथॉरिटीज ने फौरन एक्शन लिया होगा। बिल्कुल, फिलीपींस में मिंडनाओ और सेंट्रल सदर्न रीजन्स के लिए सुनामी वार्निंग्स इशू हुई। राइट। सिर्फ फिलीपींस में? नहीं, सिर्फ फिलीपींस नहीं, पड़ोसी इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी और पापुआ रीजन्स और यहाँ तक के पलाओ के लिए भी अलर्ट्स जारी किए गए थे। फिलीपींस के प्रेसिडेंट मार्कोस ने खुद कोस्टल रेजिडेंट्स को तुरंत हायर ग्राउंड पर मतलब ऊंची जगहों पर जाने की एडवाइस दी थी। शुरुआत में तो डर का माहौल काफी रहा होगा फिर। हाँ, इनिशियल मोमेंट्स में पैनिक काफी था। डावो ओरिएंटल के गवर्नर एडविन जुबाहिब ने कंफर्म किया कि लोग डरे हुए थे और कुछ बिल्डिंग्स में माइनर डैमेज भी हुआ। सोशल मीडिया पर टगम सिटी डावो हॉस्पिटल से इवैक्यूएशन के विजुअल्स दिखे और एक वीडियो में फिश रियरिंग फैसिलिटी में पानी बुरी तरह हिलता नजर आया। ओह, और दुख की बात है कि एक मौत भी हुई शायद। हाँ, अनफॉर्चुनेटली माटी शहर में एक 54-year-old महिला पर गिरती हुई दीवार या फेंस का मलबा गिर गया और करागा रीजन में ब्यूरो ऑफ फायर प्रोटेक्शन ने बिल्डिंग्स में क्रैक्स और गिरे हुए मलबे की पिक्चर्स भी शेयर की। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर यानी पीटीडब्ल्यूसी, उन्होंने क्या कहा था? उनकी वार्निंग कितनी सीरियस थी? पीटीडब्ल्यूसी जो पैसिफिक ओशन रीजन के लिए वार्निंग्स इशू करता है, उन्होंने शुरू में काफी सीरियस वार्निंग दी थी। फिलीपींस कोस्ट पर 3 मीटर्स यानी करीब 10 फीट ऊंची लहरों की पॉसिबिलिटी बताई गई थी। 10 फीट? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इंडोनेशिया और पलाऊ में 1 मीटर तक। ये नंबर्स वाकई अलार्मिंग थे। लेकिन थैंकफुली असल में इतनी ऊंची लहरें नहीं आई। थैंकफुली, हाँ। जो एक्चुअल वेव्स रिकॉर्ड हुई वो इनिशियल प्रेडिक्शन से काफी कम थी। फिलीपींस के टांडाग शहर में लगभग 30 सेंटीमीटर्स यानी करीब 1 फुट की वेव हाइट रिकॉर्ड हुई। अच्छा, सिर्फ 1 फुट? हाँ, और इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलवेसी में 3.5 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक की लहरें आईं, जिन्हें अथॉरिटीज ने माइनर सुनामी कैटेगराइज किया। तो राहत की बात रही है। तो कई आफ्टर शॉक्स जिनकी मैग्नीट्यूड 2.6 से 4.9 तक थी, रीजन को हिलाते रहे। डावो ओरिएंटल में पावर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हुई, इंटरनेट सर्विसेज स्लो हो गई। सियारगांव जो एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वहां सर्फिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज रोक दी गईं। पूरे दावो रीजन में हाईएस्ट डिजास्टर रिस्पांस लेवल यानी रेड अलर्ट एक्टिवेट किया गया। सेंट्रल फिलीपींस की आइलोइलो सिटी में स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज टेम्पररी तौर पर बंद कर दिए गए। ये सब तब हुआ जब फिलीपींस पहले से काफी मुश्किलों से गुजर रहा था, है ना? रेसिटो बैकलो ने पॉइंट आउट किया, हाल के हफ्तों में वहां टाइफून्स आए, माइनर वोल्केनिक इरप्शंस हुए और सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही सिबू प्रोविंस में एक डेडली 6.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, जिसमें 72 मौतें हुईं। ओह, मतलब लगातार एक के बाद एक आपदाएं। हाँ, ये दिखाता है कि रीजन कितना वल्नरेबल है। यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी रेडीनेस जाहिर की थी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो ये तो हुई घटना की पूरी तस्वीर। अब थोड़ा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये अर्थक्वेक्स और सुनामीज आखिर होते कैसे हैं? पहले अर्थक्वेक से शुरू करते हैं। डेफिनेटली। देखिए, हमारी अर्थ की सरफेस मतलब सतह सॉलिड रॉक के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। करीब 7 मेजर प्लेट्स हैं और कई छोटी प्लेट्स भी। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स। हाँ, और ये प्लेट्स बेसिकली पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से पर
जो सेमी मोल्टन है, पिघला हुआ सा है, जिसे मैंटल कहते हैं, उसके ऊपर तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। तैर रही हैं, मतलब हिलती रहती हैं। एग्जैक्टली। पृथ्वी के कोर से निकलने वाली हीट की वजह से मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स चलते रहते हैं, जैसे उबलते पानी में होता है, और यही करंट्स इन प्लेट्स को मूव कराते हैं। अच्छा, तो ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं एक दूसरे के रिलेटिव? बिल्कुल। ये प्लेट्स या तो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, डाइवर्जिंग बाउंड्रीज, या एक दूसरे के पास आ सकती हैं, कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, या फिर एक दूसरे के बगल से रगड़ते हुए निकल सकती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ज्यादातर अर्थक्वेक्स इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज पर होते हैं, जहां ये प्लेट्स इंटरैक्ट करती हैं। इन इंटरैक्शन पॉइंट्स पर जबरदस्त फ्रिक्शन और स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तनाव जमा होता जाता है। हाँ, और जब ये जमा हुआ स्ट्रेस अचानक रिलीज होता है तो एनर्जी साइज्मिक वेव्स के रूप में चारों तरफ फैलती है और हमें अर्थक्वेक महसूस होता है। और फिलीपींस का कनेक्शन इससे कैसे है? हम अक्सर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में सुनते हैं। ये क्या है और इतना एक्टिव क्यों है? ये नाम भी बड़ा अजीब है, रिंग ऑफ फायर। हाँ, ये नाम काफी इंटरेस्टिंग है और खतरनाक भी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया का सबसे ज्यादा साइज्मिकली और वोल्केनिकली एक्टिव जोन है, मतलब भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिहाज से। ये पैसिफिक ओशन के किनारों पर एक हॉर्सशू शेप का एरिया है। न्यूजीलैंड से शुरू होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, फिर अलास्का होते हुए नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक फैला है। अच्छा, घोड़े की नाल जैसा। हाँ। पर फायर क्यों? आग? फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक्स और करीब 75% एक्टिव वोल्केनोज इसी बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। सोचिए, 90%। 90% भूकंप, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पर यही क्यों? व्हाट स्पेशल हियर? इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। इस रिंग ऑफ फायर जोन में कई मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट, नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब टकरा रही हैं या एक दूसरे के नीचे जा रही हैं, जिसे सबडक्शन कहते हैं। अच्छा, टकरा रही हैं या एक दूसरे के नीचे धंस रही हैं? हाँ, ये कांस्टेंट कोलिजन और सबडक्शन इंटेंस प्रेशर रिलीज करता है, जिससे बार-बार अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इसीलिए इतनी एक्टिविटी है यहाँ। जैसा डॉक्टर बकोलो ने कहा था, फिलीपींस के लिए रिंग ऑफ फायर में होना एक जियोग्राफिकल रियलिटी है। इसे एक्सेप्ट करके प्रिपेयर्डनेस पर फोकस करना जरूरी है, पैनिक करने की बजाय। अंडरस्टूड। तो ये हुआ अर्थक्वेक का मैकेनिज्म। अब बात करते हैं सुनामी की। फिलीपींस वाला अर्थक्वेक ऑफशोर था, समुद्र के नीचे। इससे सुनामी कैसे बनती है? देखिए, लार्ज सुनामीज का सबसे कॉमन कॉज, खासकर जैसे फिलीपींस में डर था या जो 2004 में हिंद महासागर में आई थी, वो है एक बड़ा अंडरसी अर्थक्वेक जो सबडक्शन जोन पर होता है। सबडक्शन जोन्स, ये वही जगहें हैं जहां एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है। एग्जैक्टली, जहां एक भारी डेंसर ओशियानिक प्लेट एक हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे स्लाइड करती है या सबडक्ट होती है। ओके, एक प्लेट नीचे गई, फिर? तो लंबे समय तक, दशकों या सदियों में, इन प्लेट्स के बीच जबरदस्त स्ट्रेन एनर्जी जमा होती जाती है, जैसे किसी दबी हुई स्प्रिंग में होती है। जो ऊपर वाली प्लेट है वो नीचे जाने वाली प्लेट के प्रेशर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ डिफॉर्म होने लगती है, मतलब बल्ज करने लगती है, थोड़ी मुड़ जाती है। हाँ। जब ये जमा हुई स्ट्रेन एनर्जी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो बाउंड्री पर सडन स्लिप होता है। नीचे जाने वाली प्लेट तेजी से और नीचे जाती है और जो ऊपर वाली प्लेट बल्ज हुई थी वो स्नैप बैक करती है, रीबाउंड करती है। अच्छा। और क्रूशली इस प्रोसेस में सी फ्लोर यानी समुद्र का तल वर्टिकली डिस्प्लेस होता है, अचानक ऊपर उठता है या नीचे धंसता है। हाँ, और यही सी फ्लोर का सडन मूवमेंट पानी को धक्का देता है, फिर सुनामी बनती है। प्रिसाइसली। आप सोचिए जैसे पानी के एक बहुत बड़े हिस्से को अचानक ऊपर या नीचे धकेल दिया जाए। ये डिस्प्लेसमेंट पानी के कॉलम में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जो पावरफुल वेव्स के रूप में बाहर की तरफ ट्रैवल करती हैं। यही सुनामी है। राइट। फिलीपींस अर्थक्वेक शैलो और ऑफशोर था, इसलिए सी फ्लोर डिस्प्लेसमेंट का रिस्क था, इसीलिए सुनामी वार्निंग जारी हुई। ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एनर्जी रिलीज धीरे धीरे हो, जिसे स्लो स्लिप इवेंट कहते हैं, तो यूजुअली डेंजरस सुनामी नहीं बनती। सुनामी तब बनती है जब एनर्जी रिलीज बहुत तेज हो, कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में, जैसा कि जापान ट्रेंच या चिली पेरू ट्रेंच में होता है। 2004 इंडियन ओशन सुनामी का जिक्र यहाँ बहुत रेलेवेंट है। वो तो एक भयानक उदाहरण था इसका। एब्सोल्युटली, वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सुमात्रा के पास इंडियन प्लेट पर्मा प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई। मैग्नीट्यूड 9.1 से 9.3 के बीच थी। 9 से ज्यादा। हाँ, और शेकिंग करीब 10 मिनट्स तक चली, जो एक अर्थक्वेक के लिए अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है। इसमें रिलीज हुई एनर्जी का अनुमान है कि वो 23,000 हिरोशिमा साइज्ड एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी। बाप रे, 23,000 हिरोशिमा बम। हाँ,
सी फ्लोर डिस्प्लेसमेंट बहुत मैसिव था, जिसने कुछ जगहों पर 30 मीटर्स तक ऊंची लहरें जनरेट की और ट्रेजिकली 2,30,000 से ज्यादा जाने गईं कई देशों में, भारत समेत। सिर्फ अर्थक्वेक्स ही सुनामी लाते हैं या और भी वजह हो सकती हैं? अर्थक्वेक्स प्राइमरी कॉज है। लगभग 80% सुनामी इन्हीं से आती है। लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं। समुद्र के नीचे बड़े वोल्केनिक इरप्शन से भी पानी डिस्प्लेस हो सकता है और सुनामी आ सकती है। इसी तरह मैसिव लैंडस्लाइड्स, चाहे वो अंडर वाटर हो या जमीन से शुरू होकर समुद्र में गिरे, वो भी पानी को डिस्प्लेस करके सुनामी पैदा कर सकते हैं। लैंडस्लाइड्स से भी? हाँ, एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है 1958 का लिटुया बे, अलास्का सुनामी, जो एक अर्थक्वेक ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड से बनी थी और उसमें लहरें अविश्वसनीय रूप से बहुत ऊंची उठी थीं। मीटेओराइट इम्पैक्ट समुद्र में थियोरेटिकली बहुत बड़ी सुनामी ला सकते हैं, पर थैंकफुली ये बहुत ही रेयर इवेंट्स हैं। इंटरेस्टिंग। एक आम धारणा है कि सुनामी लहरें खुले समुद्र में पता नहीं चलती। क्या ये सच है? ये काफी हद तक सही है और थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव भी लगता है। डीप ओशन में सुनामी लहरों की स्पीड फिनोमिनल होती है। 800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है, मतलब एक जेट प्लेन जितनी तेज। 800 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, लेकिन उनकी हाइट, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, खुले समुद्र में बहुत कम होती है, अक्सर 1 मीटर से भी कम, शायद बस 1-2 फुट। और उनकी वेवलेंथ, यानी एक वेव क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी सैकड़ों किलोमीटर लंबी हो सकती है। अच्छा, इतनी लंबी? हाँ, इसीलिए गहरे समंदर में किसी शिप को शायद पता भी न चले कि उसके नीचे से कोई सुनामी लहर गुजरी है, क्योंकि वो इतनी लंबी और नीचे होती है। तो फिर ये हार्मलेस से दिखने वाली लहरें तट पर आकर इतनी विनाशकारी कैसे बन जाती है? ये फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडीड, ये होता है एक प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं वेव शोलिंग। जैसे ही सुनामी लहर गहरे समुद्र से शैलो कोस्टल वाटर्स की तरफ ट्रैवल करती है, पानी की डेप्थ कम होने लगती है। बेसिक वेव फिजिक्स ये कहती है कि शैलो वाटर में वेव की स्पीड पानी की डेप्थ पर निर्भर करती है, स्पेसिफिकली डेप्थ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे ही डेप्थ कम होती है, वेव की स्पीड ड्रामेटिकली कम हो जाती है। ओके, स्पीड कम हो गई, पर उससे वो ऊंची कैसे होती है? यही की पॉइंट है। जब स्पीड कम होती है, वेव का पीरियड, एक वेवलेंथ को गुजरने में लगने वाला टाइम लगभग कांस्टेंट रहता है, और वेव जो टोटल एनर्जी कैरी कर रही है वो भी कंजर्व होनी चाहिए। कुछ एनर्जी सी बेड फ्रिक्शन में लॉस होती है। वेव एनर्जी उसकी एम्पलीट्यूड यानी हाइट के स्क्वायर से रिलेटेड होती है। तो जब शोलिंग की वजह से स्पीड काफी कम हो जाती है और एनर्जी कंजर्व होनी है, तो वो एनर्जी वेव की एम्पलीट्यूड यानी हाइट बढ़ाने में कन्वर्ट हो जाती है। वेवलेंथ भी छोटी हो जाती है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी 1 पीरियड कांस्टेंट है। अच्छा, तो स्पीड कम, वेवलेंथ छोटी, लेकिन एनर्जी ऊंचाई में जमा हो जाती है। एग्जैक्टली। वेव एक तरह से हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होती है और वर्टिकली एक्सपैंड होती है। इसी तरह एक लहर जो गहरे समुद्र में शायद सिर्फ 1 मीटर ऊंची थी, वो किनारे के पास आते आते तेजी से 10, 20, यहाँ तक कि 30 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंची हो सकती है और पानी की एक विनाशकारी दीवार बन जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत खतरनाक है। एक और चीज जो सुनते हैं, सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी तेजी से पीछे हट जाता है। हाँ, ये फिनोमिनन, जिसे ड्रॉबैक या रिसीडिंग शोरलाइन कहते हैं, अक्सर होता है, पर हमेशा नहीं। ऐसा तब होता है जब वेव का ट्रफ, सबसे निचला हिस्सा, किनारे पे क्रेस्ट सबसे ऊंचे हिस्से से पहले पहुंचता है। पानी सचमुच आने वाली लहर में वापस खिंच जाता है। इससे सी बेड का बड़ा हिस्सा कई मिनटों के लिए एक्सपोज हो सकता है। लेकिन कभी-कभी क्रेस्ट पहले आता है और पानी का स्तर तुरंत बढ़ जाता है बिना किसी ड्रॉबैक के। इसलिए हालांकि रिसीडिंग शोरलाइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल वार्निंग साइन है कि तुरंत ऊंची जगह भागो, पर अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा नहीं है। कभी भी बीच पर रुककर पानी के पीछे हटने का इंतजार नहीं करना चाहिए। राइट, बहुत जरूरी सेफ्टी पॉइंट है ये। तो इन सब का मतलब प्रिडिक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या है? क्या हम सुनामी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अर्थक्वेक्स का तो शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन मुश्किल है। हाँ, थैंकफुली सुनामी प्रिडिक्शन और अर्थक्वेक प्रिडिक्शन से कहीं ज्यादा फीजिबल है। दुनिया भर में जो की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है डार्ट सिस्टम। डार्ट, ये क्या है? डार्ट मतलब डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। इसमें सी फ्लोर पर प्रेशर सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स, जिन्हें बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स कहते हैं, लगातार अपने ऊपर पानी के प्रेशर को मॉनिटर करते रहते हैं। इससे सुनामी का पता कैसे चलता है? जब कोई सुनामी लहर बीपीआर के ऊपर से गुजरती है, भले ही वो गहरे समुद्र में कुछ सेंटीमीटर्स ही ऊंची क्यों ना हो, वो पानी के प्रेशर में एक डिटेक्टेबल चेंज लाती है। बीपीआर इस डेटा को अकूस्टिकली पास के सरफेस बुई को भेजता है। बुई फिर सैटेलाइट के जरिए ये डेटा ग्राउंड पर सुनामी वार्निंग सेंटर्स को नियर रियल टाइम में भेज देता है। तो मकसद है रफ्तार, चेतावनी को लहर के पहुंचने से पहले भेजना। प्रिसाइसली।
याद कीजिए 2004 का सुनामी का ट्रैवल टाइम। सुमात्रा पहुंचने में मिनट लगे, थाईलैंड में 1-2 घंटे, इंडिया और श्रीलंका में 2-3 घंटे। डार्ट सिस्टम्स साइस्मिक डेटा के साथ मिलकर वार्निंग सेंटर्स को पोटेंशियल सुनामी डिटेक्ट करने, उसका साइज एस्टिमेट करने और अलग-अलग तटों पर उसके पहुंचने का टाइम प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। इससे इवैक्यूएशन के लिए क्रूशियल घंटे या कम से कम कुछ मिनट मिल जाते हैं। 2004 के बाद ऐसे सिस्टम्स इंडियन ओशन में भी लगाए गए, जिसमें इंडिया का भी नेतृत्व रहा। लेकिन क्या ये सिस्टम्स फुल प्रूफ है? जापान का 2011 का अनुभव तो कुछ लिमिटेशंस दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक मेजर लेसन लर्न्ड। जापान के पास आर्ग्यूएबली दुनिया का सबसे एडवांस्ड सुनामी वार्निंग सिस्टम और एक्सटेंसिव कोस्टल डिफेंसेस, सी वॉल्स हैं। फिर भी 2011 में अर्थक्वेक इतना मैसिव था, मैग्नीट्यूड 9.0, कि उससे आई सुनामी इनिशियल प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी निकली और कई डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर गई। अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS ने शुरू में कुछ इलाकों में सुनामी की हाइट को अंडर एस्टिमेट किया, शायद 3 मीटर फोरकास्ट किया, जब असल में वो 15 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंची निकली। तो लोगों ने शायद सी वॉल्स के पीछे खुद को सुरक्षित महसूस कर लिया होगा, जो छोटी लहरों के लिए बनी थी। एग्जैक्टली सुनामी ने न सिर्फ 5-10 मीटर ऊंची पुरानी सी वॉल्स को पार किया और नष्ट कर दिया, बल्कि कई नई बनी दीवारों को भी तोड़ दिया। इस दुखद घटना ने दिखाया कि एक्सट्रीम अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स के सामने बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सीमाएं हैं। इससे EWS की रिलायबिलिटी, मेगा सुनामीज के खिलाफ सी वॉल्स की इफेक्टिवनेस और प्रिडिक्टेड हाइट या डिफेंसेस के बावजूद रैपिड इवैक्यूएशन की एब्सोल्यूट नेसेसिटी पर ग्लोबल सवाल उठे। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट GS पेपर 3 में एक क्रिटिकल केस स्टडी है। टेक्नोलॉजी की सीमाओं को समझना और मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी का महत्व। आपने सी वॉल्स का जिक्र किया। जापान ने 2011 के बाद और भी ऊंची और लंबी सी वॉल्स बनाने का एक मैसिव प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर तक ऊंची। क्या ये विशाल स्ट्रक्चर्स अंतिम समाधान हैं? सी वॉल्स एक तरह का स्ट्रक्चरल मिटिगेशन है। वो निश्चित रूप से छोटी, ज्यादा फ्रीक्वेंट सुनामी के इम्पैक्ट को कम करने में मदद कर सकती हैं और कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे सकती हैं। लेकिन जैसा 2011 ने दिखाया, सबसे पावरफुल इवेंट्स के खिलाफ उनकी लिमिट्स हैं। वो बनाने और मेंटेन करने में इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव भी हैं और कोस्टल इकोसिस्टम्स और एस्थेटिक्स पर नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी डाल सकती हैं। सिर्फ सी वॉल्स जैसे स्ट्रक्चरल मेजर्स पर निर्भर रहना एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जो स्ट्रक्चरल मेजर्स को नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के साथ कंबाइन करे। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या आता है? इनमें शामिल हैं रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जैसे डार्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज ताकि वार्निंग्स सब तक पहुंचे, क्लियर और वेल प्रैक्टिस्ड इवैक्यूएशन प्लान्स और राउट्स, लैंड यूज प्लानिंग, हाई रिस्क जोन्स में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से बचना, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स और कोरल रीफ्स जैसे नेचुरल बफर्स को प्रिजर्व करना जो कुछ वेव एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और क्रूशली कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस और अवेयरनेस। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी लगता है। जी, सोर्सेज में कुछ बेसिक सर्वाइवल टिप्स का जिक्र था, लोगों को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए। सोर्सेज के आधार पर कुछ कोर सर्वाइवल एक्शंस हैं। 1. अगर आप तट के पास हों और तेज भूकंप महसूस करें या सुनामी की चेतावनी सुने, तो इंतजार न करें, तुरंत इनलैंड यानी अंदर की तरफ ऊंची जगह पर जाएं या किसी मजबूत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जितना संभव हो उतना ऊपर, जैसे छत पर चले जाएं। 2. अगर पानी में फंस जाएं तो किसी तैरने वाली चीज को पकड़ने की कोशिश करें, जैसे लकड़ी या मलबा। 3. एक बार सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं तो कम से कम 8 घंटे वहीं रहें, क्योंकि सुनामी गतिविधि कई घंटों तक जारी रह सकती है, मल्टीपल वेव्स आ सकती हैं। 8 घंटे? ओके। हाँ, और चौथा, लहरें हटने के बाद खतरों से सावधान रहें, खासकर गिरी हुई बिजली की लाइनें, इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा और अस्थिर टूटी हुई इमारतें या पुल, गिरते मलबे का खतरा। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जीवन मरण का फर्क ला सकते हैं। ओके, अब इन सबको भारत से जोड़ते हैं। हमारी इतनी लंबी कोस्टलाइन है और 2004 का अनुभव भी है। तो भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए की लर्निंग्स और इम्प्लीकेशंस क्या हैं, खासकर GS पेपर 3 के लिए? इंडिया की वल्नरेबिलिटी काफी सिग्निफिकेंट है। हमारी 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटरेखा है, जहां घनी आबादी वाले शहर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी एक विनाशकारी वेकअप कॉल थी, जिसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया। सोर्सेस हमें उस स्केल की याद दिलाते हैं। सभी देशों में मिलाके 2,30,000 से ज्यादा मौतें, जिसमें भारत ने भी हजारों जानें और भारी तबाही झेली। तो प्राइमरी लेसन तो यही है कि अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करें।
भारत के पास अब इंडियन टू सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ITWS है, जो 2004 के बाद बना था। एब्सोल्युटली 2007 से ITWS का ऑपरेशनल होना एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन जापान 2011 के लेसन्स क्रूशल हैं। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, एक्सट्रीम इवेंट्स में पोटेंशियल अंडर एस्टिमेशन को एक्नॉलेज करना और सिस्टम की रोबस्टनेस सुनिश्चित करना पैरामाउंट है। बात सिर्फ वेव डिटेक्ट करने की नहीं है, बात एक्यूरेट फोरकास्टिंग की है और क्रिटिकली वार्निंग्स के इफेक्टिव डिसेमिनेशन की है। इफेक्टिव डिसेमिनेशन में क्या शामिल है? इसका मतलब है ये सुनिश्चित करना कि वार्निंग्स लास्ट माइल तक पहुंचें, सबसे वल्नरेबल फिशिंग कम्युनिटीज, तटीय गांवों, बीचेस पर टूरिस्ट तक, समय पर, स्पष्ट रूप से और एक्शनेबल तरीके से। इसके लिए मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स चाहिए, सायरन्स, SMS अलर्ट्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, कम्युनिटी वॉलंटियर्स और मैसेजेस लोकल लैंग्वेजेस में होने चाहिए। इसके अलावा लोगों को पता होना चाहिए कि वार्निंग मिलने पर क्या करना है, इवैक्यूएशन राउट्स कहाँ है, सेफ शेल्टर्स कहाँ है। इसके लिए क्लियर प्रोटोकॉल्स, रेगुलर ड्रिल्स और सस्टेन्ड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है। तो EWS और कम्युनिकेशन वाइटल हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है? कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एसेंशियल है। जैसा डॉक्टर बकोले ने फिलीपींस के लिए कहा था, लोकल कम्युनिटीज को नॉलेज से एम्पावर करना, जैसे सर्वाइवल टिप्स, रेगुलर मॉक ड्रिल्स करवाना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, पंचायत्स, म्युनिसिपैलिटीज को डिजास्टर प्लानिंग में शामिल करना, इनसे रेजिलियंस ग्राउंड अप बनती है। इसके तरह कोस्टल जोन मैनेजमेंट की है। इसमें हाई रिस्क एरियाज में डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, मैंग्रोव्स और कोस्टल फॉरेस्ट जैसे नेशनल डिफेंसेस को प्रोटेक्ट या रिस्टोर करना और ये सुनिश्चित करना कि तट के पास स्थित क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल्स सुनामी रेजिलियंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाएं या संभव हो तो रीलोकेट किए जाएं। ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सब शामिल हैं। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, लगातार विजिलेंस और इम्प्रूवमेंट भारत के लिए क्रिटिकल बना हुआ है। प्रिसाइजली कंप्लेसेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट में दुश्मन है। फिलीपींस के हालिया भूकंप जैसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि खतरा वास्तविक और स्थायी है, चाहे वो हिंद महासागर के भीतर के स्रोतों से हो या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जैसी जगहों पर होने वाली दूर की शक्तिशाली घटनाओं से जो ओशन वाइड सुनामी पैदा कर सकती हैं। अपने डिफेंसेस और प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना एक सतत प्रक्रिया है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जैसे क्षेत्रों से आने वाले ऐसे भूकंपीय खतरों के लिए अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग UPSC Civil 360, द ओनली UPSC चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगली बार एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।